हेलो एवरीवन। SSMIC स्कूल के स्टूडेंट 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट का कुछ पार्ट बचा हुआ है, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो राज्यों का पुनर्गठन है वो मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हैदराबाद और मणिपुर को भारत में मिलाने के लिए क्या क्या कंडीशंस बताई गई थी, मतलब क्या क्या मतलब सिचुएशन सामने आई थी सरदार पटेल जी के सामने और भी बहुत सारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी जिनको उन्हें फेस करना पड़ा था लेकिन आखिरकार उनको भारत में मिला लिया गया था। अब चलो, वो मतलब ये जो राज्य थे, सूबे थे, ये इन सबको मिला तो लिया भारत के अंदर, लेकिन इससे अगली चुनौती क्या थी कि जो राज्य हमने मिलाए हैं उनको भाषा के आधार पर बांटा जाए, धर्म के आधार पर बांटा जाए, या एक विविधता हर राज्य में होनी चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत की मतलब हर समुदाय की को उसके भाषा के आधार पर या सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर कैसे उस सीमा का सीमांकन, क्षेत्र का सीमांकन किया जाए, वो सबसे बड़ी चुनौती अब सामने आ गई थी। तो इसमें क्या है कि जो हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी, मतलब कहने का ये है कि जैसे ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, उन्होंने अपने प्रशासनिक की सहूलियत से ही क्षेत्रों को बांटा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जैसे भाई ये जैसे पूरा लोनी का क्षेत्र है, ठीक है, और इस लोनी के क्षेत्र में से जो हमारे गांव का पार्ट है उसको अलग कर दिया, लोनी का क्षेत्र अलग कर दिया और टोनी का सिटी का अलग कर दिया। मतलब ऐसे उन्होंने अपने प्रशासनिक की भाई हमें यहाँ पर ऐसे इतने छोटे पार्ट में राज करने की सुविधा ज़्यादा होगी और लोनी के क्षेत्र में ज़्यादा इस साइड में इस तरह से सुविधा होगी और मतलब टोनी का सिटी में अलग तरह से मतलब प्रशासन करने की सुविधा होगी। लेकिन भारत में जब देश आज़ाद हो गया था तो अब हम क्षेत्रों को ऐसे नहीं बांट सकते थे, क्योंकि एक स्वतंत्र देश था, लोकतांत्रिक बातें हो रही थी, लोकतंत्र को सहूलियत, लोकतंत्र को मतलब डिप्लॉय करना था वहाँ पर भारत की ज़मीन पर। तो इसीलिए लोगों की बातों को ध्यान में रखा गया, उनकी बातों को सुना गया और लोगों ने और वहाँ के क्षेत्र नेताओं ने ये कहा कि भारत जो कि ब्रिटिश शासन से मतलब ब्रिटिश शासन के तौर पर आज़ाद नहीं था, तब तो प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर क्षेत्रों का बंटवारा हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर होगा। लेकिन आज 1920 में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। मतलब जैसे हर साल एक मीटिंग होती है हर एक पार्टी की कि भाई उससे पहले अधिवेशन बोलते थे। तो 1920 में नागपुर में हुआ था वो अधिवेशन। तो उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी ने यह सहमति बना ली थी कि हाँ भाई, हम भाषा के आधार पर और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा आज़ादी मिलने के बाद जरूर करेंगे। लेकिन अब सिचुएशंस ऐसी आ गई, उन समय बीतता गया और सिचुएशन ऐसी आती चली गई 1947 तक कि भाई देश भी बट गया, ठीक है, और हर राज्य अपनी अलग स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। उनको बहुत ही मुश्किल से भारत के क्षेत्र में मिलाया जा रहा था। तो इसलिए केंद्रीय जो नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे, उन्हें ये डर था कि भाई कहीं अगर क्षेत्रीय या भाषा या सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर हमने सीमांकन कर दिया किसी भी हर क्षेत्र का, हर राज्य का, तो फिर तो दोबारा बंटने की नौबत आ जाएगी। दोबारा मतलब आंदोलन खड़े हो जाएंगे कि भाई हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हमें वो चाहिए। जैसे सिख समुदाय हैं, वो बहुत सारे सांस्कृतिक तौर पर अपने अलग अलग समुदाय थे जो ऐसे बात कर सकते थे। तो इसीलिए कांग्रेस ने इस चीज़ को, जब आज़ाद हो गया था देश, इस चीज़ को मना कर दिया कि भाई हम भाषा के आधार पर और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा नहीं करेंगे। लेकिन अब जब कांग्रेस ने ये अलाउ कर दिया कि भाई नहीं, भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध बढ़ा था। मतलब मद्रास प्रांत था, पहले प्रांत बोलते थे,
उसके तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लोगों का आंदोलन शुरू हो गया कि नहीं भाई, हमें तेलुगु भाषा के आधार पर ही हमारे राज्य का अलग से सीमांकन करो, बंटवारा करो अलग से। तो मतलब उसके मतलब बात के पक्ष में बोलने लग गए। इसके पक्ष में बहुत सारे आंदोलन भी हुए। तो मतलब ये सब चलता रहा। पुराने मद्रास प्रांत में, अगर जो मैं आज की लोकेशन बताऊं आपको, तो पुराने मद्रास प्रांत में, जो पुराना मद्रास प्रांत था, जैसे आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है, ठीक है। इसके कुछ क्षेत्र मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे उस टाइम पर। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल व कर्नाटक के भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आंदोलन आंध्र प्रदेश मतलब मद्रास प्रांत में शुरू हो गया। तो लास्ट में आते आते केंद्र सरकार ने कभी हाँ कहा कि करेंगे, कभी कहा नहीं करेंगे। उस मनोदशा में बहुत मतलब एक ऐसे आंदोलन हुए कि केंद्र सरकार के हाथों से बात निकल गई और बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। पुलिस ने गोलियां भी लोगों पर बरसाई, लोग भी मारे गए। तो ऐसा बहुत बड़े मास लेवल पर आंदोलन हुआ था। और एक नेता माने जाते कांग्रेस के गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु एक नेता थे कांग्रेस के। तो उन्होंने अनिश्चित काल तक के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है, कि भाई हमें भाषा के आधार पर ही अलग होना है। तो ये सब उन्होंने 56 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की। 56 दिन के बाद वो मतलब उनका देहांत हो गया। और जब उनका देहांत हो गया तो बहुत बड़े लेवल पर फिर दोबारा आंदोलन हुआ, लोग मरे, पुलिस ने भी गोलियां बरसाई, लोगों ने भी पुलिस पर हमला किया, ऐसे बहुत सारे हुए। लेकिन लास्ट में आकर मतलब केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, जिसे आंध्र प्रदेश बोला जाता है, उसको अलग बनाने की घोषणा कर दी 1952 में, ठीक है। ये पहला राज्य ऐसा था आंध्र प्रदेश जो एक भाषा के आधार पर या सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर अलग हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश। लेकिन जब आंध्र प्रदेश की बात मान ली गई, फिर और राज्यों में भी मतलब ऐसे रिवॉल्यूशंस, ऐसे आंदोलन स्टार्ट हो गए कि भाई नहीं, हमें भी भाषा के तौर पर, जैसे आप देखते हो साउथ इंडियन लोग हैं जो एक कर्नाटक है या फिर इधर तमिलनाडु हैं, केरल हैं, ये सब अधिकतर लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं। अलग अलग तरह की भाषा हर राज्य में बोली जाती है। वो तभी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों का आवंटन हो गया था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश अलग हो गया। अब दूसरे राज्य के लोग करने लग गए। तो इसलिए सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी, जो ये देखेगा कि हाँ भाई मतलब कि इस राज्य को कैसे हम भाषा के आधार पर अलग कर सकते हैं, या क्या कंडीशंस हैं कि भाई हम इसको बिना भाषा के आधार पर ऐसे ही रख सकते हैं, इसमें बहुलता ला सकते हैं इस राज्य में। तो वो सब उनका देखने का काम था, ठीक है। फिर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ कि भाई इस बिल में क्या था कि भाई हाँ, हम इन राज्यों को अलग अलग भाषा के आधार पर सांस्कृतिक तौर पर मतलब स्वायत्त मतलब वो अलग सीमांकन करते हैं क्षेत्र का, कि भाई हाँ, इस भाषा, इस एरिया में इस लैंग्वेज की बहुलता के लोग रह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि और भाषा के लोग नहीं रह सकते। लेकिन बंटवारा ऐसे हुआ था कि भाई इस भाषा के लोग ज़्यादातर इस क्षेत्र में रहते हैं, तो इस क्षेत्र को अलग मतलब एक उसी क्षेत्र के आधार पर ही बांटने का निश्चय किया गया। तो फिर ऐसे मतलब जब ये अधिनियम पास हो गया था तो 14 तो राज्य बन गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश इस आधार पर बने थे, ठीक है। अब क्या था इसके पीछे, मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं करना चाह रही थी इस चीज़ को, कि भाई जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ये अलग करना मतलब केंद्र सरकार ये सोच रही थी कि भाई हर समुदाय के लोग अपने अलग अलग स्वतंत्र देश की मांग करने लगेंगे अगर हमने भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर इनका मतलब सीमांकन कर दिया। लेकिन वो थ्योरी बिल्कुल उसके उलट साबित हुई। आज देख लीजिए, हमारा देश एकता का प्रतीक है, अखंड भारत बोला जाता है इसको, और अलग अलग भाषा के तौर पर तो राज्यों का बंटवारा हो गया था, सीमांकन क्षेत्र, राज्यों का बंटवारा नहीं कहेंगे,
एक तरह से क्षेत्र का बंटवारा हो गया था। तो उसी के आधार पर आज अखंड भारत की एक मुहिम चली हुई है, और जो एक एकता जो भारत की एकता है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो जो वो विचारधारा थी कि भाई नहीं, अगर हमने अलग अलग कर दिया तो अलग अलग स्वतंत्रता मांगने के लिए लोग आंदोलन करना शुरू कर देंगे, इसलिए वो थ्योरी को नकार दिया गया था। ठीक है, अब क्या है कि इसमें भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल पूरे हो गए, लेकिन ऐसा अब देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, कुछ राज्य हैं जहाँ पर मिलता है ऐसा देखने के लिए। जैसे आप मान लो कभी न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि भाई जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो हमारा ये वाला एरिया है, मतलब शामली, बड़ौत और मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा, मतलब जो NCR के क्षेत्र में यूपी वाला एरिया आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको बोलते हैं, तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पर भी लोग इसको पूरे यूपी से अलग करने की मांग करते रहते हैं समय समय पर। जिसे हरित प्रदेश के नाम पर बोला जाता है कि भाई इसको हरित प्रदेश के नाम पर अलग कर दिया जाए। तो आज भी छोटे छोटे जो मतलब विचारधाराएं हैं वो भी लोग उसको उजागर करते हैं और अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। ठीक है, आज भी मतलब थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन वो उस टाइम पर आज़ादी का टाइम था, लोगों के मन में जोश था, मतलब आंदोलनों का ज़ोर शोर से प्रयास चल रहा था, तो वो टाइम अलग था और आज का टाइम अलग है। ठीक है, अब इसमें लास्ट में एक बात है कि जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि लोकतंत्र का मतलब भारत ने कैसे लिया। लोकतंत्र के मतलब बहुत हैं। लोकतंत्र का मतलब ही का अर्थ ही बहुत ही वृहत है, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, एक्सपेंसिव भी है, एक्सप्रेशंस भी है, मतलब हर चीज़ है इसमें। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं लोकतंत्र को भारत की लैंग्वेज में, हर देश के अब लोकतंत्र का मतलब अलग अलग होता है। तो अगर जो मैं भारत के लोगों की विचारधारा के लिए कंटेक्स्ट में इसको बात करूं, तो लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना। ठीक है, समानता का अधिकार देना। ठीक है, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देना, विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध तो हो ही सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई हर धर्म के, हर समुदाय के लोग, हर समुदाय की संस्कृति के लोगों की आपस में सहमति हर बात पर बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। विविधताओं में कुछ मतभेद तो होते ही हैं कि भाई हमारा धर्म कुछ और कहता है, किसी और का धर्म कुछ और कहता है, हमारी संस्कृति ये कहती है, किसी और देश की संस्कृति ये कहती है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, संस्कृति और धर्म में बहुत डिफरेंस है। संस्कृति बहुत अलग वर्ड है और धर्म बहुत अलग वर्ड है। इसको मैं आगे कभी एक्सप्लेन करूँगा, टाइम मिलेगा, अगर कभी बुक में मौका मिलेगा बताने का तो। ठीक है, तो आपसी विरोध भी हो सकते हैं इसमें। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीव पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और आगे की राजनीति भी इसी दायरे पर चली थी। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आगे एक पैराग्राफ है जो अलग कलर में दिया हुआ है, नए राज्यों का निर्माण, कि भाई पंजाब में कैसे, मतलब पंजाब कैसे बना था, और ये उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, ये सब राज्य अलग अलग कैसे बने थे, इनकी क्या कहानी थी, दो तीन लाइन में इसमें दिया हुआ है। वो आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें बताने के लिए सब कुछ है नहीं, सिर्फ एक स्टोरी है, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हम गाइड से देखेंगे। जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर मैंने फर्स्ट कराया है और जो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसकी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। एक्सरसाइज मतलब गाइड में क्वेश्चन में मतलब निशान लगवाने हैं, तो उन जैसा हमें ये कंप्लीट करना है चैप्टर एक्सरसाइज इसकी, तो आपको स्कूल में कांटेक्ट करना है कि हमें किस टाइम आना है। और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर और पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, इन दोनों के मैं आपको गाइड में मतलब निशान लगवा दूंगा। ठीक है, मार्क करा दूंगा क्वेश्चन आंसर्स,
और वो आपको कंप्लीट तैयार करने हैं। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है और गाइड से अपने क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। ठीक है, और मतलब जब निशान लगने हैं तो आपको स्कूल में कांटेक्ट करना है, कोई एक दिन रख लीजिए और कुछ बच्चे आकर उस पर निशान लगवा लीजिए गाइड पे, और फिर उसको तैयार करिए। फिर मतलब जैसे आज मंडे है तो मैं आपका अगले संडे को इन दोनों चैप्टर का टेस्ट लूँगा। ठीक है, वो टेस्ट आपको स्कूल में आकर ही देना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन कुछ टेस्ट नहीं होगा। तो और जो ये टेस्ट हैं ये आगे रिकॉर्ड में रिजल्ट में भी चढ़ेंगे 11-12 दोनों के। तो आपको इसको सीरियस लेना है, कोई मतलब ढील नहीं देनी है। अपने पहला चैप्टर दोनों बुक का आपको कंप्लीट करना है संडे तक, और कल या परसों आप आकर ज़रूर निशान लगवा लें गाइड में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर दोनों का छूट जाएगा और 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।